गायत्री मेरे बचपन की सहेली की शादी कानपुर में हुई थी और पति के दोस्त की बेटी की शादी के लिए कानपुर जाना था। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। सारी तैयारियां एक और सहेली से मिलने का जुनून दूसरी ओर था। दूसरा पहले पर भारी था। खैर, मैंने राशि से उसका पता और फ़ोन नंबर लिया और सफ़र के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसकी बातें और दोस्ती की यादें, शरारत यादें याद आती रही। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही बेहद अमीर घराने में उसकी शादी तय हो गई थी। अरे ये 4.5 फुट के साथ कैसे जयमाला डालेगी गायत्री? राशि ने पूछा। जैसे ट्रिक से फोटोशूट कराया ना, वैसे ही स्टूल पर खड़ी होकर माला डाल दूंगी। ओए होए, पहले परीक्षा में पास होने की फिक्र करो, मैंने कहा। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कतई नहीं था। 21 की उम्र की शादी में जितना भोलापन रहता, वह उससे लबरेज थी। दरअसल कुछ महीने पहले ही मुझे गायत्री के बारे में पता लगा कि उसके पति नरेश रंजन उत्तर प्रदेश के जाने माने बिल्डर बन चुके हैं। सभी सहेलियां उसकी मेहमान नवाजी के मज़े उठा चुकी थी। अब मेरी बारी थी। शादी अटेंड कर अगले सुबह मैं गायत्री के घर पहुंची, पर सूजे चेहरे और लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसे कैसे कुंभला गई हो? इतनी तो उम्र नहीं हुई है कि श्रृंगार से संन्यास ले रखा है। दोस्ती से विश्वास उठ गया सखी। तुझे पता नहीं शादी के सीजन में मैं कितनी खुश रहा करती थी, पर इस मौसम में मैं अकेली हो गई हूँ। पहले सब अच्छा चलता रहा, उसके बाद पड़ोसन जूली मेरी दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका घर में बसेरा होता चला गया। नीलेश घर में रहते नहीं थे। मैं उसे सुबह से बुला लेती, खाना रहना सब यहीं होता था। उसी ने मुझे ढूंढ लिया। मतलब मेरे दोनों बच्चों के टाइम बेड रेस्ट कहा था डॉक्टर ने। पहले के समय मायके वाले थे, दूसरे समय सोचा क्यों मायके ससुराल की झंझटों में पड़ना। अपनी देखभाल के लिए सहेली जूली को घर पर ही बुला लिया। जाने कब दोनों नज़दीक आए और मेरे ही पति को अपनाकर मुझको बेगाना कर दिया। इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई नहीं था, पर मेरे सभी अपने होते हुए भी आज मैं उसकी जगह तन्हा खड़ी हूँ। तुझे पता कैसे चला कि दोनों में कुछ गलत है? बस अभी कुछ महीने पहले पार्लर से लौट रही थी कि सोचा उसके फ्लैट को देखती चलूं। वहाँ नीलेश पहले से मौजूद था, जबकि मुझे बताया कि कुछ ज़रूरी काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ। शक और इस बात पर और पुख्ता हुआ। जूली जब से इधर शिफ्ट हुई, तब से इनके भी ऐसे ट्रिप बन रहे थे। फिर क्या हुआ? मैं अब और सजग हो गई। होता क्या, मैं गुस्से में पागल हो गई। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, रो धोकर उन्हें वापस ले आऊं, जिसमें सबकी खुशी होती। दूसरा, तलाक देकर अपने बच्चों को उनके प्रभाव से बचाऊं। या फिर तीसरा रास्ता, जिसमें मैं तलाक ना देकर दोनों की उलझनें बढ़ाकर अपना बदला ले लूं। बड़ों ने तो पहला रास्ता सुलझाया और छोटों ने तीसरा, जबकि वह दोनों भी कभी मिल ना सके और मैं उनके किए की सज़ा देकर संतुष्ट हो जाऊं। पर मैंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें इन दोनों के झंझटों से दूर अपने बच्चों के संग अपनी दुनिया सहज सकूं। पर एक गलती तो कोई भी माफ़ कर सकता है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ने से पहले तुमने कुछ सोचा नहीं? यूं तो उन्होंने सोचा था। ये गलती नहीं थी जो गलती से हो गया हो, बल्कि मेरी नज़रों में छुपकर किया गया गुनाह था। गुनाहों की माफ़ी नहीं होती, सज़ा होती है। उनकी सज़ा यही है कि उन्हें अपने बच्चों के स्नेह से वंचित रहना होगा। एक पिता के लिए यह बहुत बड़ी सज़ा है। यह किसे पता कि गलती किसकी है? मैंने कहा, किसकी हो? अगर यही सब मैंने किया होता तो क्या वह सासमान मुझे अपनाते? ऐसे इंसानों की सोबत में तो बच्चे भी गलतियां करेंगे। उसमें कैसे संस्कार भरूंगी? तभी तो मैंने नीलेश की वापसी का रास्ता पहले ही बंद कर दिया। वकील से मिलकर तलाक के कागजात ऑफिस के पते पर भिजवा दिए। मेरे लिए ये घर और कुछ बैंक बैलेंस काफ़ी है जो उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे जब हमारे बीच वह नहीं थी। मैं उसमें आए बदलाव को ध्यान से देख रही थी। एक भोली भाली लड़की इतनी बुद्धिमता हो गई थी। वक्त व हालात ने उसे समझदार बना दिया था। अब भी मिलते हैं दोनों। पता नहीं, जो भी करे, अब मैं विमुख हूँ। मैंने तो दोहरा धोखा खाया, जबकि रंगे हाथों पकड़े नहीं गए। खुद से थोड़ी ही कबूल किया था। अभी भी कहते हैं कि हम तो मित्रता निभा रहे थे और जूली ने अपनी ओर झुका लिया। जूली क्या कहती है? कहती है नीलेश ने ही भगाया है उसे। किसी तरह से बचकर 5 साल निकले, फिर पिछले 2 साल से वह भी उसके प्यार में पड़ गई। उसे नया फ्लैट नीलेश ने ही खरीद कर दिया ताकि वह दोनों आराम से मिल सकें। मायके व ससुराल वालों को पता है। हाँ, सब कहते हैं कि क्षमा कर दो उसे। शराब शबाब तो कमजोरी होती है
और इस व्यवसाय में आफरात पैसे होने से आदत भी गलत हो जाती है। सब भूलकर तलाक का केस वापस ले लूँ और इनके साथ रहूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सहसा उसके सीधेपन पर तरस आने लगा। उसने जिस प्रथम पुरुष पर अपना सब कुछ वार दिया था, जिस पर अखंड विश्वास किया, उसे से ही छल पाया। यह तो बाकायदा अपराध था। सवाल शादी और धोखे का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का था, जिससे समझौता करना अपनी आत्मा को मारना था। एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ दो उसे, वह तुम्हारे लायक नहीं है। यह कहकर वापस आ गई। इस बात के महीने गुजरने के बाद उसका फ़ोन आया। उसकी चुलबुली हंसी वापस सुनकर दिल को तसल्ली मिली। केस सीधा था, तलाक मिल गया था। अब उसने नए सिरे से जीवन शुरू कर दिया था। भोली वाली सखी को इस दोराहे धोखे ने इतना समझदार बनाया कि अब दुनियादारी की नकली चौकाचौंध नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक उत्थान में मशगूल हो गई थी। दोनों धोखेबाज साथियों का कुछ पता नहीं, रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध बोध हुआ भी या नहीं, एक हो गए थे या फिर एक दूसरे से दूर। मकान व पर्याप्त धनराशि व बच्चे गायत्री के हिस्से में आए। उसने बच्चों की परवरिश को जीवन का उद्देश्य बना लिया था। साथ ही फुर्सत के क्षणों में महिलाओं से जुड़े एनजीओ के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। अब जबकि इन तीनों पात्रों के विषय में लिखने बैठी हूँ तो एक ही बात रह रहकर जहन में आती है, क्या इन्हीं कारणों से तो नहीं दुनिया सिमटती जा रही। धोखे इंसान को तोड़ रहे हैं, तभी वह अपने आप को अपने ही दायरे में सीमित कर रहा है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए खुद को सबसे दूर कर रहा है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।